प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड की संघ व्यवस्था की तुलना। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में जो फेडरल सिस्टम है, अर्थात जो संघ व्यवस्था है, इसका आज हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ आपके लिए भरसक प्रयास किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के फेडरल सिस्टम को मैं आपको तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए इस रूप में समझाऊं कि कोई भी बात शेष ना रहे। और जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो इसमें मुख्यतः दो बातें होती हैं, समानताएं और असमानताएं। तो हमें स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत जो फेडरल सिस्टम है और अमेरिका में जो फेडरल सिस्टम है, इन दोनों ही देशों की संघ व्यवस्था में, फेडरल सिस्टम में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, हमने दो पार्ट बनाए हैं। मैंने सुविधा के लिए सब बातें आपके लिए नोट भी कर दी हैं, परंतु यहाँ मेरा लक्ष्य केवल नोट करना नहीं है, मेरा लक्ष्य है आपको दोनों ही देशों की जो संघ व्यवस्था है, जो फेडरल सिस्टम है, उसको समझाना। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रतिदिन जो एक लेक्चर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए अपलोड करता हूँ, भाई इसमें औपचारिकता नहीं निभा रहा हूँ। मैं तहे दिल से, ईमानदारी से आपको राजनीति विज्ञान समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूँ मैं आपको राजनीति विज्ञान के अंत स्थल, उसकी गहराई, उसकी परतों को हटा कर, उठा कर मैं आपके लिए राजनीति विज्ञान में गोते लगाता हूँ, तैरता हूँ, डूबता हूँ, जिससे कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रूप में समझा सकूं और उनको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं प्रतिदिन जो एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो, इसके लिए उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अमेरिकी संघ व्यवस्था की स्विस संघ व्यवस्था से तुलना करनी है हमें। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको डायग्राम के माध्यम से कुछ बातें समझाऊंगा, उसके बाद में समानता और असमानताएं आप इजीली समझ जाएंगे। मैंने समानता के लिए यहाँ 8 बिंदु तैयार किए हैं और असमानता के लिए 12 बिंदु तैयार किए। बाकी मैं एक दो और भी बतला दूंगा आपको। ऐसे तो कितने ही हैं, कितने ही पॉइंट्स मैं आपके लिए तैयार कर सकता हूँ, जैसा कि मैं आपको लास्ट में बताऊँगा भी तरीका। ठीक है भाई। तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए क्या कि जो ये संघ व्यवस्था है, इसका अर्थ ही क्या है। व्हाट डू यू मीन्स बाय फेडरल सिस्टम। फिर चाहे वो अमेरिका की बात हो, स्विट्ज़रलैंड की बात हो, भारत की बात हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की बात हो, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी फेडरल सिस्टम है, संघ व्यवस्था है, उसका भावार्थ यही होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है भाई, संघ व्यवस्था कैसे ही किसे है, क्या संघ व्यवस्था कहते ही किसे हैं। देखिएगा, जब किसी भी देश के अंतर्गत, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब किसी भी देश के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही सीधा ही केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है तो उसे संघ व्यवस्था कहा जाता है। सीधा सा भावार्थ है। परंतु मैं यहाँ इसको डायग्राम के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप फेडरल सिस्टम को बेहतर तरीके से समझें। इसकी शुरुआत करें उससे पहले ये ध्यान रखना है कि आधुनिक समय में पूरी दुनिया में सर्वप्रथम संघ व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में ही अपनाई गई है और उसके बाद में पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी संघ व्यवस्था अपनाई गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा है। तो स्विट्ज़रलैंड का संविधान भी इसका अपवाद नहीं है। अर्थात वास्तव में स्विट्ज़रलैंड के संविधान पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो संघ व्यवस्था अपनाई गई है उसका प्रभाव पड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। करें शुरुआत।
अच्छा, अब और भी बात बताऊँ मैं आपको, तो ये भी ध्यान रखना है कि भाई दोनों ही देशों में, मतलब अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में देखिएगा, उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और दोनों ही देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, दोनों ही देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था की बात आज हम कर ही रहे हैं। और उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसका मतलब ये है कि दोनों ही देशों में नियतकालिक चुनाव होते हैं, दोनों ही देशों में न्यायपालिका की स्वतंत्र रूप में व्यवस्था की गई है, दोनों ही देशों में किसी न किसी रूप में विधि के शासन को स्वीकार किया गया है और दोनों ही देशों में किसी न किसी रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया गया है। तो ये उदारवादी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के सिद्धांत हैं जो कि दोनों ही देशों में मौजूद हैं। बाकी इस तरीके से मैं चलता हूं तो ये वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी कि मैं पूरे ही संविधान को लपेट लूँगा, फिर इसमें कंप्लीट कोई बात शेष रहेगी नहीं। परंतु मैं तो आपको टुकड़ों के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, और अगर समझाने की ही बात आई तो भाई मैं पूरे संविधान को ही एक वीडियो के मार्फत आपको समझा सकता हूँ, एक वीडियो के मार्फत। लेकिन मैं यहाँ सारी बातें देख रहा हूँ कि सभी विद्यार्थियों के काम आने चाहिए। ये केवल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि चाहे स्नातक स्तर की तैयारी कर रहे हों या फिर वो स्नातकोत्तर स्तर की तैयारी कर रहे हों, जहाँ कहीं भी किसी के सिलेबस के अंतर्गत पाठ्यक्रम में ये बातें हैं, तो मैं उन सब के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन एक लेक्चर तैयार करता हूँ। ध्यान दें, व्यक्ति, समाज, राज्य, संविधान, शक्ति विभाजन क्या मतलब हुआ? देखो, ये मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, लेकिन यहाँ भी बताना जरूरी है। क्या? व्यक्ति समाज, मतलब व्यक्ति समाज के बिना और राज्य के बिना नहीं रह सकता। जैसा कि अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कहा है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि भाई मुझे समाज और राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, समाज और राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, डेफिनेटली वह व्यक्ति नहीं है, या तो वह देवता है या पशु है। अरस्तू कह रहे हैं कि भाई यदि मनुष्य है, व्यक्ति है, तो वह समाज और राज्य के बिना नहीं रह सकता। क्लियर? तो व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता और समाज राज्य के बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। समाज किसे कहते हैं? सामाजिक संबंधों का जो ताना बाना होता है उसे समाज कहते हैं, और समाज का जो संगठित रूप होता है उसे राज्य कहते हैं। तो समाज राज्य के बिना नहीं रह सकता और राज्य संविधान के बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में सभी राज्यों का अपना एक जीवन मार्ग होता है जिसे कि संविधान कहा जाता है, या वास्तविक रूप में संविधान वह जीवन मार्ग है जिसे राज्य अपने लिए चुनते हैं। जैसा कि स्विट्जरलैंड का अपना संविधान है, अमेरिका का भी अपना संविधान है, तो सभी राज्यों का अपना संविधान होता है और हमें तो संघ व्यवस्था को समझना है। अब जब सभी राज्यों का अपना संविधान होता है तो उसमें अगली बात आती है कि वहाँ पर शक्ति का विभाजन किस रूप में किया गया है, अर्थात केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, या केंद्रीय सरकार को सारी शक्ति दे दी गई है, या फिर वह राज्यों का ढीला ढाला संघ है। तो शक्ति विभाजन के आधार पर 3 प्रकार के प्रतिमान होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में ये बात समझाई थी, लेकिन आज भी समझाना निहायत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये तीनों बातें नहीं समझेंगे आप दोनों देशों की संघ व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ध्यान दें, 3 प्रतिमान शक्ति विभाजन के आधार पर कौन कौन से हैं? मैंने यहाँ लिखा है 3 प्रतिमान। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है संघात्मक शासन प्रणाली, दूसरा होता है एकात्मक शासन प्रणाली, और तीसरा होता है परिसंघात्मक। देखिएगा, इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। शक्ति विभाजन की बात आती है तो केवल 3 ही प्रतिमान होते हैं, संघात्मक, एकात्मक और परिसंघात्मक। अब संघात्मक शासन प्रणाली तो इन दोनों देशों में है ही है, अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में। इन दोनों की तो हमें तुलना करनी है, तो सबसे पहले मैंने इसी को लिया है। तो इसका सीधा सा भावार्थ क्या होगा भाई? समझेंगे, संविधान। मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। संविधान अर्थात जब किसी देश के संविधान के द्वारा सीधा ही केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है तो इसे संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में संविधान के द्वारा ही शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा किया गया है। ये बात सत्य है कि स्विट्जरलैंड में राज्यों को कैंटन कहा जाता है, ये आपको नोट करना है। दूसरा है एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक प्रतिमान। इसका क्या मतलब होगा? ध्यान दें, संविधान और फिर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ केंद्र और फिर यहाँ पर जो है स्थानीय सरकार होगी। स्थानीय सरकार क्या मतलब हुआ? जब किसी भी देश के अंतर्गत संविधान के द्वारा सीधा ही एक अकेली केंद्रीय सरकार को सारी शक्तियां सुपुर्द कर दी जाती हैं। ये अलग बात है कि केंद्रीय सरकार अपनी सुविधा के लिए स्थानीय सरकारों को कुछ शक्तियां सुपुर्द कर सकती है, परंतु केंद्रीय सरकार यदि चाहे तो स्थानीय सरकारों से शक्तियां वापस भी ले सकती है। जैसा कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली, वहाँ संविधान के द्वारा सारी शक्ति केंद्र को दे दी गई है। ठीक है,
इसके बाद में तीसरा जो प्रतिमान है वो है परिसंघात्मक। इसमें क्या होता है, वास्तविक रूप में यहाँ ये जो परिसंघ होता है वह राज्यों का एक ढीला ढाला संघ होता है, राज्यों का एक ढीला ढाला संघ होता है। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में यहाँ राज्यों के द्वारा राज्य मंडल का निर्माण किया जाता है, राज्य मंडल जिसे कि परिसंघ भी कहते हैं, राज्य मंडल का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर जो केंद्रीय सरकार होती है वह बिल्कुल दुर्बल होती है, वह बिल्कुल दुर्बल होती है। मतलब जो ये राज्य होते हैं वही प्रभुत्व संपन्न राज्य होते हैं। जैसा कि मैं आपको कहूँ कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जब 1848 में संघ का निर्माण किया गया था तो उससे पहले वास्तविक रूप में जो इकाइयाँ थी जिनकी संख्या लगभग मैंने यहाँ नोट भी कर दिया 22 थी। तो इन 22 प्रभुत्व संपन्न राज्यों के द्वारा वास्तविक रूप में राज्य मंडल का निर्माण किया गया था, अर्थात वहाँ केंद्रीय सरकार बिल्कुल दुर्बल थी, कमजोर थी। तो वास्तव में परिसंघात्मक व्यवस्था किसको कहते हैं? परिसंघात्मक व्यवस्था उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो संघ होता है वह राज्यों का एक ढीला ढाला संघ होता है, राज्यों का एक ढीला ढाला संघ होता है। इसमें केंद्रीय सरकार बिल्कुल शक्तिहीन होती है, कमज़ोर होती है, दुर्बल होती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसा कि 1848 से पहले कहाँ स्विट्जरलैंड के अंतर्गत, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में संविधान लागू किया गया था, उससे पहले अमेरिका में भी जो 13 राज्य थे वो वास्तविक रूप में जो संघ का रूप था उनका वो राज्य मंडल का ही रूप था। क्यों? क्योंकि इससे पहले सभी जो राज्य थे वो प्रभुत्व संपन्न थे। परंतु जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में संविधान लागू हुआ था तो उसके बाद में डेफिनेटली जो राज्य मंडल है वह संघ व्यवस्था का रूप धारण कर लेता है। और स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी 1848 में जो संविधान बना था भाई, इससे पहले वो राज्य मंडल था, परंतु इसके बाद में 1848 के बाद में वह राज्य मंडल संघ व्यवस्था बन जाता है। ये बात अलग है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में वास्तविक रूप में राज्य मंडल शब्द का ही प्रयोग किया गया है, परिसंघात्मक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु उसे आप राज्य मंडल नहीं कह सकते हैं बल्कि संघ व्यवस्था ही कहा जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको नोट करनी है। इसके बाद में हम मूल मुद्दे पर आते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड की संघ व्यवस्था में क्या समानताएं और क्या असमानताएं, हमें तो मूल बात यही देखनी है। मैंने यहाँ लिखा सर्वप्रथम अमेरिका में, मैंने आपको पहले बता भी दिया है कि वास्तविक रूप में जो संघ व्यवस्था है, जो फेडरल सिस्टम है, आधुनिक समय में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो फेडरल सिस्टम अपनाया गया उसका प्रभाव स्विट्जरलैंड के संघ व्यवस्था पर, संविधान पर भी पड़ा है, भारत पर भी पड़ा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सर्वप्रथम अमेरिका में इसका जो है अपनाया गया है, किसको? संघ व्यवस्था को। चलिए समानता की बात करते हैं। नंबर 1 पहला है उत्पत्ति एवं उद्देश्य में समानता। ध्यान दें, पहले जो समानता है दोनों देशों की संघ व्यवस्था में नोट कीजिएगा, उत्पत्ति एवं उद्देश्य में समानता नोट कीजिएगा। इस पर कितने प्रश्न बनते हैं? उत्पत्ति एवं उद्देश्य में समानता, इसका क्या मतलब है? मैंने यहाँ लिखा 13 और 12। इसका मतलब क्या है कि भाई वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो 1789 में संविधान लागू किया गया उससे पहले, मतलब संघ का निर्माण होने से पहले अमेरिका में 13 प्रभुत्व संपन्न राज्य थे। प्रभुत्व संपन्न बोल रहा हूँ मैं, प्रभुत्व संपन्न राज्य थे, 13 थे संख्या। और स्विट्जरलैंड में 1848 में जो संविधान बना था उससे पहले वहाँ पर जो प्रभुत्व संपन्न राज्य थे उनकी संख्या 22 थी। ठीक है, आज हम देखते हैं तो आज स्विट्जरलैंड में कैंटोनों की संख्या कितनी है? 20 कैंटन पूर्ण है और 6 अर्ध हैं। और यदि 6 अर्ध कैंटन को पूर्ण बनाया जाता है तो 3 पूर्ण हो जाती, इसका मतलब 20 + 3 23 कैंटन है पूर्ण। और अगर हम किसकी बात करते हैं? स्विट्जरलैंड की बात होगी, अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के अंतर्गत आज 50 राज्य हैं। ठीक है, तो ये 13 तो कहाँ थे? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान बनता है, संघ व्यवस्था का निर्माण होता है 1789 में जो संविधान लागू होता है उससे पहले थे। और 22 जो कैंटन थे वो कहाँ थे? 1848 से पहले स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। और अब मैं फिर जो मूल बात आ रही है कि उत्पत्ति उद्देश्य में समानता, देखो वास्तव में दोनों ही देशों में जो संघ व्यवस्था को अपनाया गया है, पहले इन दोनों देशों में राज्य मंडल था। राज्य मंडल में क्या होता है? राज्यों का ढीला ढाला संघ होता है, राज्य प्रभुत्व संपन्न होते हैं, केंद्रीय सरकार बड़ी दुर्बल होती है, जैसा कि स्विट्जरलैंड में भी था और अमेरिका में भी था। अमेरिका में 1789 में जो संविधान लागू उससे पहले था और स्विट्जरलैंड में 1848 से पहले ये स्थिति थी। तो डेफिनेटली ये दोनों ही जो देश थे इन्होंने संघ व्यवस्था को इसलिए अपनाया गया, किस लिए अपनाया था कि ये बाहरी आक्रमण और साम्राज्यवाद से
सुरक्षा करना चाह रहे थे, रक्षा करना चाह रहे थे। मतलब मूल जो इसका उद्देश्य है, जो उत्पत्ति है, वो किस लिए हुई है? बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए इन्होंने संघ का निर्माण किया था। तो दोनों में ये समानता है। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है। बाहरी आक्रमण, आक्रमण मतलब बाहरी आक्रमण, और साम्राज्य मतलब साम्राज्यवाद से सुरक्षा के लिए इन्होंने संघ व्यवस्था को अपनाया है। दूसरा, निर्माण प्रक्रिया में भी दोनों में समानता है। क्या है कि वास्तविक रूप में दोनों ही देशों में जो संघ व्यवस्था को अपनाया गया है, संघ व्यवस्था का जो निर्माण किया गया है, वास्तव में इन दोनों में समानता है। क्या है कि दोनों ही देशों में संघ व्यवस्था को अपनाने से पहले प्रभुत्व संपन्न राज्य थे। जैसे स्विट्जरलैंड में 1848 से पहले राज्यमंडल था, तो सभी जो कैंटन थे वो प्रभुत्व संपन्न थे। ठीक इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 1789 ईस्वी से पहले जो राज्य थे वो प्रभुत्व संपन्न थे। और ये दोनों ही देशों में जो ये प्रभुत्व संपन्न राज्य थे, ये वो स्वेच्छा से, मैंने लिखा स्वेच्छा से संघ का निर्माण करते हैं। स्वेच्छा से संघ का निर्माण करते हैं, स्वेच्छा से। और स्वेच्छा से किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये बाहरी आक्रमणों से और साम्राज्यवाद से रक्षा करना चाह रहे हैं। तो दोनों की निर्माण प्रक्रिया भी एक जैसी है। तीसरा, लिखित, कठोर एवं सर्वोच्च संविधान। देखिएगा भाई, दोनों ही देशों की संघ व्यवस्था में ये भी समानता है कि दोनों ही देशों का संविधान लिखित है। भाई संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वह लिखित है, 7 अनुच्छेद है, 1789 में लागू किया गया है। स्विट्जरलैंड का संविधान भी लिखित है, 1848 में लागू किया गया। हालांकि नया संविधान 1 जनवरी 2000 से लागू किया गया है। इसके बाद में दोनों ही देशों का जो संविधान है संशोधन पत्ती के आधार पर कठोर है। दोनों ही देशों में संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसकी पत्ती बहुत ही कठोर है। इसकी पत्ती के बारे में मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है दोनों देशों के बारे में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ झलक ज़रूर बताना चाहूँगा कि भाई स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तविक रूप में जब तक जनता का बहुमत नहीं मिल जाएगा और जब तक संघीय, क्या बोल रहा मैं, जब तक संघीय सभा अर्थात व्यवस्थापिका का बहुमत नहीं मिलेगा तब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जब तक कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका का 2/3 बहुमत और राज्य विधानमंडलों का 3/4 बहुमत स्वीकार नहीं कर लेगा तब तक संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। तो दोनों ही देशों के अंतर्गत जो संविधान में संशोधन की पत्ती है बहुत कठोर है। और सर्वोच्च संविधान, इसका मतलब ये है कि दोनों ही देशों के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों ही संविधान के अधीन है। दोनों ही देशों में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। चौथा क्या है? चौथी समानता, शक्ति विभाजन की पद्धति में समानता। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही देशों में शक्ति विभाजन की पद्धति में समानता है। अर्थात ये जो शक्ति विभाजन है, जैसे यहाँ संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा किया, क्योंकि यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली दोनों देशों में, तो संविधान के द्वारा जो केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा किया गया है, तो शक्ति विभाजन की पद्धति में समानता है। पद्धति क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। शक्ति विभाजन की पद्धति में समानता क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है उसमें गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। गणना और अवशेष के सिद्धांत का भावार्थ क्या है कि संघ की केंद्र की शक्तियों को गिना दिया गया है, बाकी अवशेष शेष बचा हुआ राज्यों को दे दिया गया है। दोनों देशों में इसे कहते हैं गणना और अवशेष का सिद्धांत, और दोनों देशों में ही इस सिद्धांत को अपनाया गया है। एग्जाम में किसी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, बाकी बहुत व्यापक चीज़ें मैं तो सामान्य रूप में बता रहा हूँ। उसके बाद में 5वीं समानता है इकाइयों के पृथक संविधान। बहुत महत्वपूर्ण बात, इकाइयों के पृथक संविधान। देखिएगा, संघात्मक शासन प्रणाली दोनों देशों में, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों को शक्तियाँ बांट दी गई हैं। मतलब संविधान के द्वारा सीधा ही केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। आप इस मॉडल समझिएगा ना, इसको केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। तो इसमें स्थिति क्या है कि इकाई पृथक संविधान है, अर्थात जहाँ ये राज्य है ना, राज्य हैं भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संघ व्यवस्था है इसको आप राज्य कहें, इकाई कहें, प्रांत कहें, और स्विट्जरलैंड में उनको कैंटन कहा जाता है। बात मूल ये आ रही है कि संघ की जो इकाई होती हैं, दोनों ही देशों में इकाइयों के अपने अपने संविधान हैं। अमेरिका में भी जो राज्य हैं उनके अपने अपने संविधान हैं, और स्विट्जरलैंड में भी जो कैंटन हैं उनके अपने अलग अलग संविधान हैं। तो ये समानता होगी। छठा है संघ के उच्च सदन में इकाइयों की समान प्रतिनिधित्व। नोट कीजिएगा, छठी समानता है संघ के उच्च सदन में इकाइयों की
समान प्रतिनिधित्व, फिर से बोल रहा हूँ, संघ के उच्च सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व, इकाइयों को ये जो राज्य हैं, इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व, क्या मतलब हुआ समझें। उच्च सदन मतलब भाई संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कांग्रेस है अर्थात जो व्यवस्थापिका है उसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। द्विसदनीय व्यवस्थापिका को अपनाया गया है अमेरिका में। और ठीक उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी जो संघीय सभा है, व्यवस्थापिका का नाम संघीय सभा है, संघीय सभा भी द्विसदनीय दो सदन है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। तो अमेरिका में दूसरा सदन कौन है, सीनेट, और स्विट्जरलैंड में दूसरा सदन कौन है, सीनेट है। ठीक है, तो दोनों ही देशों के जो दूसरे सदन है जिसे उच्च सदन कहा जाता है, उस सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो राज्य हैं उनकी संख्या 50 है, तो प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट की जो सदस्य संख्या है वो 100 है, प्रत्येक राज्य से 2 भेजे जाएंगे। 50 राज्य हैं, समान मतलब इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है कि यहाँ जनसंख्या को आधार नहीं बनाया गया कि भाई कोई राज्य छोटा है बड़ा है, ऐसा नहीं है, बल्कि 50 राज्य तो सभी राज्यों से 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं सीनेट में। तो 50 गुना 2 100 सदस्य हो गए संयुक्त राज्य अमेरिका सीनेट में 100 ही है। ठीक इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो संघीय सभा का दूसरा सदन है जिसका नाम सीनेट है, उसके अंतर्गत भी स्थिति यही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वास्तव में पूर्ण कैंटोनों की संख्या 23 है, और 23 है तो इसका मतलब 23 पूर्ण कैंटन हो गए, 23 गुना 2 तो बराबर कितने हो गए 46। तो वहाँ वास्तविक रूप में जो सीनेट है उच्च सदन है संघीय सभा का जो दूसरा सदन है स्विट्जरलैंड में, उसकी सदस्य संख्या 46 है। तो दोनों ही देशों में जो उच्च सदन है उसमें इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, मतलब 2 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। वो एक अलग बात है, स्विट्जरलैंड में जो अर्ध कैंटन है जिनकी संख्या 6 है तो पूर्ण बनाएंगे तो 3 बन जाएगी। बाकी देखेंगे तो अर्ध कैंटन में प्रत्येक में एक भेजा जाएगा, और अलग से पूर्ण कैंटन 20 होगी तो 20 प्लस आप देखिएगा 6 को अगर आप पूर्ण करते 3 हो जाते, टोटल पूर्ण कैंटन 23 ही होंगे, लेकिन अर्ध मानते तो 6 अर्ध कैंटन है, 20 पूर्ण है। तो 20 पूर्ण कैंटन 20 गुना 2 40 हो गए, और 6 अर्ध हैं तो प्रत्येक में एक भेजा जाएगा, तो कितने हो गए 6। तो इस तरीके से 46 ही बनेंगे। कैसे आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद में 7वां जो है संघ की अखंडता। इसका मतलब ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तव में जो ये राज्य हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में कैंटन है, संघ की जो इकाइयाँ हैं उनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये अलग बात है कि संघ का निर्माण होने से पहले वो प्रभुत्व संपन्न थे, लेकिन जैसे ही संघ का निर्माण होता है इसके बाद में इकाइयों को, राज्यों को, कैंटनों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसलिए दोनों ही देशों के अंतर्गत संघ की अखंडता है। ठीक है। और 8वां है बढ़ती केंद्रीकरण की प्रवृत्ति तथा उसका प्रभाव। इसका मतलब यह है कि दोनों ही देशों के अंतर्गत जो फेडरल सिस्टम है, संघ व्यवस्था है, उसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार शक्तिशाली होती जा रही दोनों ही देशों के अंतर्गत। और मैं तो ये कहूँगा पूरी दुनिया के अंतर्गत जहाँ कहीं भी संघ व्यवस्था को अपनाया गया है सभी जगह केंद्रीय सरकारें राज्यों की बनिस्पत शक्तिशाली होती जा रही है। इसके क्या कारण है मैंने पिछली वीडियो में सब बातें समझा दी हैं। यहाँ तक केवल इतना ध्यान रखेंगे, बढ़ती केंद्रीकरण की प्रवृत्ति तथा उसका प्रभाव, अर्थात दोनों ही देशों के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो केंद्रीय सरकार है उसमें शक्तियाँ सिमटती जा रही हैं, केंद्रीय सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण होता जा रहा है दोनों ही देशों में। ठीक है भाई। तो ये 8 समानताएं होंगी। इसके बाद में हम असमानता की बात करते हैं। चलिएगा, पहली जो असमानता है वह है नामकरण में असमानता। चलिए नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नामकरण में असमानता क्या मतलब है इसका? देखिएगा, वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संविधान में संघ के लिए राष्ट्रमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ के लिए संयुक्त राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये अंतर है, बस इतना ही बताऊंगा, ज़्यादा यहाँ व्यापक वर्णन करने की आवश्यकता कतई नहीं है। दूसरा है, बाकी तो मैं डिटेल्स लूँगा तो इस पहले बिंदु पर ही भाई 1 घंटे में भी बात पूरी नहीं हो पाएगी। दूसरा है संघ की शासन प्रणाली तथा उसके आधारभूत सिद्धांतों में असमानता। ध्यान दीजिएगा, संघ की शासन प्रणाली तथा उसके आधारभूत सिद्धांतों में असमानता। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले देखिए संघ की शासन प्रणाली में अंतर है। कैसे अंतर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, क्या विशेषता है, इन सब के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जबकि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत ना शुद्ध संसदात्मक शासन प्रणाली है,
न शुद्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, बल्कि स्विट्जरलैंड में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का समन्वय किया गया है। अर्थात संसदात्मक शासन प्रणाली में जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत है उसको भी लिया गया है, और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का स्थायित्व का सिद्धांत है उसको भी लिया गया है। मतलब स्विट्जरलैंड में उत्तरदायित्व और स्थायित्व के सिद्धांतों को अपनाया गया है। मैं दूसरे रूप में भी कह सकता हूं कि स्विट्जरलैंड में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के अवगुणों को छोड़ दिया गया और गुणों को ले लिया गया है। आप इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में समन्वय किया गया है। बाकी डिटेल्स आगे जैसे मैं आपको समझाता चला जाऊँगा ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तो संकेत दे रहा हूँ। संघ की शासन प्रणाली अलग अलग हो गई। कहाँ? अमेरिका में अध्यक्षात्मक, स्विट्जरलैंड में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक में समन्वय किया गया है। और उसके आधारभूत सिद्धांत में अंतर है। सिद्धांत में अंतर क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। कहाँ? अमेरिका में। जबकि स्विट्जरलैंड में शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण में संतुलन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है। बाकी डिटेल्स बहुत बातें, केवल संकेत। तीसरा असमानता क्या है? संघ की इकाइयों में असमानता, बहुत महत्वपूर्ण बात है। संघ की इकाइयों में असमानता। भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो संघ की इकाई जो राज्य होते हैं, जो संघ की इकाई है, ध्यान देंगे, जो संघ की इकाई है उन इकाइयों का एक ही वर्ग है। जबकि स्विट्जरलैंड में पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन इस रूप से दो वर्ग हैं। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राज्य हैं इनको पूर्ण या अर्ध इस तरीके से विभाजित नहीं किया गया है। सभी राज्य पूर्ण राज्य हैं, मतलब प्रभुत्व संपन्न नहीं, इकाइयाँ पूर्ण हैं, बस प्रांत पूर्ण हैं, वो अर्ध नहीं माने जाएंगे। जबकि स्विट्जरलैंड में पूर्ण और अर्ध कैंटन इस रूप में ये दो वर्ग बनाए गए हैं। स्विट्जरलैंड में पूर्ण कैंटनों की संख्या 20 है, अर्ध कैंटनों की संख्या 6 है। मैं बार बार कर रही हूँ बात। और 6 अर्ध कैंटनों जब पूर्ण बनाया जाता है तो 2 को मिलाकर 1 होता है। तो इस तरीके से 6 अर्ध कैंटन को पूर्ण बनाएंगे तो 3 हो जाएंगी। तो 20 पूर्ण कैंटन है ही हैं, तो 20 + 3 तो टोटल तो 23 ही होंगी। और अलग अलग पूछा जाए तो 20 पूर्ण कैंटन है और 6 अर्ध कैंटन है। तो इस हिसाब से दोनों में असमानता है। अगला चौथा है संघ में शक्ति वितरण में असमानता। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही देशों में संघ में जो शक्ति वितरण किया गया है केंद्र और राज्यों के मध्य, ये आप इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे ये सारी बातें, इस डायग्राम के माध्यम से बस, ठीक है भाई, ये डायग्राम के माध्यम से समझेंगे सारी बात। ये है क्योंकि दोनों देशों में संघात्मक व्यवस्था है। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि संघ में शक्ति वितरण में असमानता है। कैसे है कि वास्तविक रूप में यहाँ जो समवर्ती सूची का विषय है वह स्विट्जरलैंड के अंतर्गत तो है समवर्ती सूची के विषय, जबकि अमेरिका में समवर्ती सूची नहीं है। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, नहीं है कहाँ? अमेरिका में, और स्विट्जरलैंड में समवर्ती सूची है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी तो सब बातें मैंने इधर आपको समानता में समझा दी है। और जो पांचवा है केंद्र तथा इकाइयों में आपसी संबंधों में अंतर, बहुत महत्वपूर्ण बात है। केंद्र तथा इकाइयों में आपसी संबंधों में अंतर, इधर आइए। केंद्र तथा राज्य में इनमें आपसी संबंध भी तो होंगे ना भाई, आपसी विवाद भी होंगे। तो केंद्र और राज्यों में, इकाई बोल सकते हैं इसको, स्विट्जरलैंड में कैंटन बोलते हैं। केंद्र और राज्यों में, चलिए इधर, केंद्र तथा इकाइयों में आपसी संबंधों में अंतर है। क्या है कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र और इकाइयों या राज्यों के मध्य किसी विषय को लेकर के विवाद होता है तो उसका समाधान और फैसला न्यायपालिका के द्वारा सुनाया जाता है और मानना पड़ता है। जबकि स्विट्जरलैंड में केंद्र तथा इकाई मतलब कैंटन, केंद्र और कैंटनों के बीच कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो समाधान किया जाता है वह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नोट कीजिएगा। छठा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया में अंतर। वैसे मैंने दोनों ही देशों की संविधान संशोधन की प्रक्रिया के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दी है, तो सारी बातें वहाँ देख सकते हैं। यहाँ तो केवल संकेत भर दे रहा हूँ मैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में अंतर है। क्या अंतर है? ध्यान दीजिएगा भाई। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव रखा जाता है वह जनता के द्वारा भी रखा जा सकता है, कार्यपालिका के द्वारा भी रखा जा सकता है, व्यवस्थापिका के द्वारा भी रखा जा सकता है। और पुष्टि की बात आती है तो स्विट्जरलैंड में
जब तक जनता पुष्टि नहीं कर देगी, जनता उसे बहुमत से स्वीकार नहीं कर लेगी, तब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा। दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव रखा जाता है जनता के द्वारा नहीं रखा जाता है, कांग्रेस के द्वारा ही रखा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी तरफ जो पुष्टि की बात आती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जनता से इसकी पुष्टि नहीं कराई जाती है। इसी के साथ में हम स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव होता है दो प्रकार का होता है, आंशिक संशोधन, पूर्ण संशोधन, और अमेरिका में इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी दोनों देशों में अंतर है। पूर्ण सब बातें समझनी हो तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में भी अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है और स्विट्ज़रलैंड के बारे में भी अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। उसकी पुनरावृत्ति करने की कतई आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल यहाँ बिंदु रूप में आपको दे रहा हूँ कि इसके आधार पर आप सारी बातें समझ सकते हैं। सातवां है संघीय कार्यपालिका संबंधी अंतर। ध्यान दीजिएगा, संघीय कार्यपालिका संबंधी अंतर देखिएगा। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत एकल कार्यपालिका को अपनाया गया है। वहाँ कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है अमेरिका में वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। जो मंत्रिमंडल होता है वह उसका सेवक मात्र होता है। यस, परंतु स्विट्ज़रलैंड में एकल कार्यपालिका नहीं है बल्कि बहुल कार्यपालिका है। क्यों? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जो संघीय परिषद है, मतलब वहाँ की कार्यपालिका का नाम संघीय परिषद है। जो संघीय परिषद है उसके सदस्यों की संख्या 7 है और सातों शक्तियों की दृष्टि से पूर्ण रूप में बराबर है, समान है। उसका जो अध्यक्ष होता है उसे राष्ट्रपति कहा जाता है, उपाध्यक्ष होता है उसे उपराष्ट्रपति कहा जाता है। संघीय परिषद या कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वह 4 वर्ष होता है और इसका जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है जिसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहा जाता है उनका कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष होता है, नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी बहुल कार्यपालिका के ऊपर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा अभी स्विट्ज़रलैंड के संविधान में, तो वहाँ सारी बातें मैं आपको समझा दूंगा। 8वीं जो है समानता है वह है संघीय उच्च सदन संबंधी अंतर। ध्यान दीजिएगा, संघीय उच्च सदन संबंधी अंतर क्या मतलब हुआ इसका कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो उच्च सदन है जिसे सीनेट कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है, उच्च सदन को सीनेट कहते हैं ना, वहाँ पर अमेरिका में भी सीनेट कहते हैं, स्विट्ज़रलैंड में सीनेट कहते हैं। तो सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष है, जबकि स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत वास्तविक रूप में यह जो उच्च सदन है वास्तव में ये जो कैंटन होते हैं कैंटन के संविधान के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कैंटन के संविधान के ऊपर निर्भर करेगा ये। इसके बाद में 9वां जो असमानता है वह संघीय न्यायपालिका संबंधी अंतर। ध्यान दीजिएगा, संघीय न्यायपालिका संबंधी अंतर क्या मतलब हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो संघीय न्यायपालिका होती है उसे पूर्ण रूप में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। अगर वहाँ कांग्रेस के द्वारा अर्थात वहाँ की व्यवस्थापिका के द्वारा किसी भी रूप में संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। जबकि स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत वास्तविक रूप में वहाँ की संघीय सभा के द्वारा यदि संविधान के विरुद्ध भी कोई कानून बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि कैंटेनों के द्वारा यदि संविधान के विरुद्ध, संघीय संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है तो फिर न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसलिए स्विट्ज़रलैंड में न्यायपालिका की स्थिति दुर्बल है, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। अगला है 10वां, नोट कीजिएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण संबंधी अंतर। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया है। अमेरिका में किसी भी रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण मौजूद नहीं है, जबकि स्विट्ज़रलैंड जो कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों को अपनाया गया है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण जैसे कि लोकसभाएँ हैं, वहाँ लोकसभाएँ हैं, जनमत संग्रह है, आरंभक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, लोकसभाएँ हैं, जनमत संग्रह भी है, आरंभक भी है, और इसी के साथ में वहाँ प्रत्यावर्तन मतलब प्रतिनिधि को वापस बुलाना, प्रत्यावर्तन के उपकरण को भी अपनाया गया है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की चारों ही उपकरण स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इनकी व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस आधार पर भी अंतर पाया जाता है। बाकी जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के चारों उपकरण हैं इनकी डिटेल्स मैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के नाम से स्विट्ज़रलैंड के संविधान में ही अलग से एक लेक्चर अपलोड करूंगा। आप ये ना सोचिएगा कि सर ने तो हमें बता दिया और इनके अर्थ तो बता ही नहीं रहे, नहीं, इस तरीके से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मैंने आपको पहले कह दिया कि अगर सारी बातें मैं चाहूँ तो एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा सकता हूँ। आपको लगभग 2.5-3 घंटे लगेंगे। वहाँ ये लिखाने वाला सिस्टम नहीं ले सकता मैं,
आपको वो सामान्य रूप में सब बातें मैं समझा सकता हूँ एक ही लेक्चर के अंतर्गत सब बातें, लेकिन नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ मैं टुकड़ों के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलेगा 11वां है, 11वीं है समानता। 11वां प्रत्यक्ष कर लगाने संबंधी अंतर। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर लगाने संबंधी अंतर भी ये दोनों देशों में क्या है कि वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत नागरिकों पर प्रत्यक्ष कर केंद्रीय सरकार लगा सकती है, जबकि स्विट्जरलैंड में नागरिकों पर प्रत्यक्ष कर नहीं लगाया जा सकता। नोट कीजिएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। इसके बाद में अंतिम 12वां औपचारिक अधिकार पत्र संबंधी अंतर। क्या मतलब हुआ भाई, वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत औपचारिक अधिकार पत्र है। प्रथम 10 संविधान संशोधनों के द्वारा अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जबकि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत इस प्रकार से कोई औपचारिक अधिकार पत्र नहीं है। ठीक है, और भी आगे बढ़ें तो और बिंदु बनाइएगा। 13वां बिंदु बनाएं। 13 नागरिकता संबंधी अंतर। क्या है अंतर नागरिकता संबंधी? देखिएगा भाई, दोनों देशों में संघ व्यवस्था तो है, लेकिन नागरिकता संबंधी अंतर है। क्या अंतर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है। एक तो राज्य की नागरिकता जिस राज्य का निवासी होगा, और दूसरा संघ की, केंद्र की, राष्ट्र की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है, एक तो वह जिस राज्य का निवासी है उसकी होगी, दूसरा संघ की होगी। जबकि स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है, तीन नागरिकता। पहली नागरिकता कम्यून अर्थात नगरपालिका की होगी, दूसरी नागरिकता जिस कैंटन का वो निवासी है, और तीसरी संघ की होगी। तो स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। हाँ, भारत में भी संघ व्यवस्था है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये आपको नोट करना है। वैसे तो संघ व्यवस्था में मूल जो होता है वो दोहरी नागरिकता ही होता है, परंतु यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जबकि स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है। ये बिंदु नोट कीजिएगा, नागरिकता संबंधी अंतर। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये 13 असमानताएं होगी। बाकी तो और भी बहुत हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको समझा दी। इस तरीके से मैं चलूँगा तो फिर इसमें सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ का मतलब बहुत आगे बढ़ जाएंगे हम, उसकी इतनी ज़्यादा यहाँ आवश्यकता नहीं है। ये हो गया अमेरिका की संघ व्यवस्था और स्विट्जरलैंड की संघ व्यवस्था की तुलना, अर्थात इनमें क्या है समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है कि इन दोनों देशों की संघ व्यवस्था की तुलना को समझना है। तो ये जो मॉडल है, क्या संघात्मक शासन प्रणाली, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों की बद्ध शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। सीधा ही संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों की शक्ति दी गई है। इसके आधार पर ये सारे पॉइंट्स आप आसानी से समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है और पूर्ण विश्वास भी है कि आप अमेरिका के फेडरल सिस्टम और स्विट्जरलैंड के फेडरल सिस्टम की तुलना को, समानताओं को, असमानताओं को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।